सो वर्क एनर्जी पावर का जो टॉपिक था वो हमने कंप्लीट कर दिया था। उसमें जो लास्ट सेक्शन था हमारा कोलिजन रिलेटेड, वो भी हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हमें प्रैक्टिस शीट डिस्कस करनी थी। सो प्रैक्टिस शीट में आई गेस ओके हाँ, अप टू 60 तक डिस्कस हो गया था फर्स्ट लेक्चर में। उसके बाद सेकेंड में मैंने वर्क एंड एनर्जी के सारे डिस्कस कर लिए थे। सो वर्क एनर्जी एंड पावर के सारे क्वेश्चंस हो चुके थे डिस्कस। कोलिजन से स्टार्ट करना था हमें कोलिजन से स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 133 से देखते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट अप टू 35 एनी डाउट। चलिए स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस मैं रीड कर देता हूँ। सारे क्वेश्चन थोड़ा सा एक मोमेंटम आ जाएगा, बेटर आइडिया रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्टिंग के सारे कर लेते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर परफेक्टली इलास्टिक। सो आई नो कि परफेक्टली इलास्टिक है। सो परफेक्टली इलास्टिक के लिए ई की वैल्यू 1 होती है। 134 देख लेते हैं। Two identical ball, this and this, moving with this velocity, collide head-on elastically. The velocities of ball after the collision. तो अब देखो करना क्या है यार। सिचुएशन ये रहती है, मतलब पॉइंट यहाँ पर ये है कि कोई भी क्वेश्चन अगर मुझे कोलिजन का करना है तो बेसिक आइडियाज मुझे रखने हैं। लाइक दोनों का अगर मास सेम हो जाता है तो फिर क्या चीज़ें होती हैं, अगर उसमें इलास्टिक है तो क्या होगा, अगर इन इलास्टिक है तो क्या होगा। तो वो जो स्पेशल केसेस है वो तो माइंड में रखने हैं, बाकी सॉल्विंग करना ही है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन किसका बन जाता है, आइडेंटिकल बॉल, मतलब दोनों का मास सेम है। तो अगर दोनों का मास सेम है एंड इफ दे कोलाइड इलास्टिकली, तो क्या होता है, वो स्विच कर लेते हैं अपने वेलोसिटी। तो इसका मतलब पहले वाले की कितनी हो जाएगी, -3, और दूसरे वाले की +5। ओके, तो इस तरीके से थोड़ा सा चीज़ों को वर्कआउट कर सकते हैं। चले 135 रीड करते हैं। बॉडी ऑफ मास m moving with velocity this collide with a body of mass 2m at rest। ठीक है, the collision mass will start to move with। तो collision mass मतलब दोनों अब साथ में मिल गए हैं। तो दोनों साथ में मिल गए तो यार मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देना है। अच्छा, मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि हर समय जरूरी नहीं है कि आप फॉर्मूले को ही पूरा फॉलो करें, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो बेसिक वे में भी कर सकते हैं। इट इज लाइक कि एक m मास है और वो 3 से जा रहा है। ठीक है, उसके बाद 2m मास रेस्ट पे था। सो 2m मास रेस्ट पे है 0 पे। तो ये मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, पहले का मोमेंटम m बॉल का 2m बॉल का दोनों का, फिर हमें पता है कि दोनों बॉल कोलीज हो जा रही है, मतलब साथ में मिल जा रही हैं। तो कितना हो गया 3m, और इनटू वेलोसिटी की वो किस वेलोसिटी से जाएंगे। तो स्ट्रेट क्वेश्चन हो गया था। सो अगर यहाँ पर देखें तो 3m, 2m वाला तो 0 हो गया, 3m का डिवाइड कर देंगे। सो v की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो मतलब क्वेश्चन में जरूरत ही नहीं थी कि हमें ई की कुछ खास जरूरत पड़े, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी दोनों को बोल दिया दे कोलीज्ड, मतलब ई की वैल्यू कैसी है 0। चलिए 136 रीड करते हैं। सो मेटल बॉल mass 2 kg is moving with this head-on collide with stationary ball after the collision two ball move together। तो यार टुगेदर मूव कर रहे हैं, मतलब हमें पता होना चाहिए कि किस टाइप का कोलिजन हो गया ये, परफेक्टली इलास्टिक। इनलास्टिक। हाँ, तो क्या कर रहे हैं, इधर हम फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ठीक है, या फिर डायरेक्टली हमें याद रख सकते हैं। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ m1 m2 इसका 2 and 3। ठीक है, सो इट विल बी m1 m2 2 into 3 6 डिवाइड बाई m1 plus m2 5 इंटू u1 माइनस u2 का स्क्वायर। सो u1 कितना है 36 किलोमीटर पर आवर, बट आंसर किस में आ रहा है, जूल में। जूल में मतलब आंसर एम के एस यूनिट में है। तो आप ये किलोमीटर पर आवर में नहीं लिख सकते हो स्पीड को, तो हमें किस में कन्वर्ट कर लेना चाहिए 36 को, मीटर पर सेकेंड में। तो पहला टारगेट हमारा होना चाहिए 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में।
तो हमें ऑलरेडी पता है मीटर पर सेकंड में 36 मतलब कितना हो जाएगा 36 इंटू 10 मीटर पर सेकेंड। यस 5/18 सो 10 आ जाएगा यार, सही है। तो यहाँ पर पहली चीज हमने देखी कि यार टुगेदर मूव कर रहे हैं इसलिए ई 0 हो गया है, ये वाला पॉइंट, इसके वजह से ई 0 कंसिडर कर लिया है। और यहाँ पर u1 माइनस u2 तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस u2 तो 0 है का स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर होता है, तो ई तो 0 है तो फर्क पड़ेगा ही नहीं, ये हमारा लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। सो 2 से कैंसिल आउट 3 एंड यहाँ पर 10 डिवाइडेड बाई 5 20 मतलब 60 जूल आ जाएगा। तो थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान रखते हुए करना है। अच्छा, फॉर्मूला याद होने से जल्दी हो जाएगा, ऐसा नहीं कि विदाउट फॉर्मूला होगा नहीं। विदाउट फॉर्मूला लेट से अगर मुझे करना था तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा। तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देते हैं, 2 इंटू 10, 2 kg वाला 10 की स्पीड से जा रहा है, 3 kg वाला रेस्ट पे इज इक्वल टू दोनों मिल गए मतलब 5 kg इंटू वी। तो ये कितना हो जाएगा, वी की वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड आ गई। अब लॉस ऑफ एनर्जी चाहिए ना, सो डेल्टा के चाहिए, सो दैट मीन्स के इनिशियल माइनस के फाइनल चाहिए, क्योंकि के इनिशियल ज़्यादा होगा के फाइनल कम होगा। इनिशियली एनर्जी किसके पास थी, सिर्फ 2 kg के पास थी, सो हाफ इंटू 2 इंटू 10 स्क्वायर माइनस फाइनली क्या हुआ है, दोनों के पास एनर्जी आ गई है, मतलब स्पीड आ गई है 4 की, सो हाफ इंटू 5 इंटू 4 स्क्वायर। इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे, आंसर आपका वही आएगा, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो ये क्या हो गया, 100 माइनस 2 कैंसिल 40, सो आंसर आ गया 60। तो पॉइंट है कि फॉर्मूले से थोड़ा सा एक स्टेप में ही आ जाता है, फास्ट आ जाता है, गलती होने के चांस कम रहते हैं। और बाकी आप नॉर्मल मेथड सॉल्विंग भी कर सकते हो। तो ये मैंने नॉर्मल मेथड सॉल्विंग दी, क्या मोमेंटम कंजर्वेशन से हमने वेलोसिटी निकाली और फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल दी है। चले 137 देखें। टू बॉडीज ऑफ इक्वल masses m1 and m2 moving straight line with velocity this and this collide elastically, their velocities after the collision। तो यार ये स्पेशल केस हो गया, दोनों का मास अगर सेम है दे विल स्विच देयर वेलोसिटीज, तो इसका -5 और उसका +3। मुझे एक चीज नहीं लग रहा है, ये इक्वल मास m1 m2 के बोला है, ये थोड़ा मिसप्रिंट है। टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस है तो फिर मतलब m1 m2 बोलने की जरूरत नहीं है। 38 देखें। A bomb of mass this kg at rest explode in two pieces 18 and 12. The velocity of 18 is 6, the kinetic energy of other pieces। तो मैंने बताया कि यार पहले मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा और उसका स्पीड निकालना पड़ेगा, फिर काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। तो इनिशियल मोमेंटम तो 0 है, अब फ्रेगमेंट्स जा रहे हैं, 18 kg वाला कैसे स्पीड से जा रहा है 6 प्लस 12 kg वाला हमें चेक करना पड़ेगा कैसी स्पीड v से जा रहा है। तो v को अगर हमने सॉल्व किया तो कितना आ गया 9, माइनस का 9 मीटर पर सेकेंड। सो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी आ गई यहाँ पर, हाफ इंटू 12 इंटू 9 का स्क्वायर। क्लियर। सो ये हो गया 6 इंटू 81। क्लियर। तो बेसिक सा था, इसमें कुछ खास ऐसा बहुत डाउट जैसा होने के तो चांस नहीं है। सो आई गेस ये वाले थोड़े से क्वेश्चन आपको बेटर होने लग गए होंगे। 139 देख लेते हैं। An explosion blows a box into 3 parts. 2 parts go right angles. The first part of 1 kg and with velocity this, and second part with velocity 8. The third part flies off with a velocity this. Its mass would be। तो मतलब सिचुएशन क्या हो गई, सिचुएशन ये हो गई कि यार अभी क्या करना है, इनिशियल और फाइनल मोमेंटम में, फाइनल मोमेंटम में 3 पार्ट है, ठीक है। तो इनिशियल तो 0 है बट फाइनल, अब फाइनल में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर लिखा हुआ है द टू पार्ट्स गो ऑफ एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, ठीक है।
तो मतलब ये कंफर्म हो गया कि अगर राइट एंगल्स पे जा रहा है तो मुझे डायरेक्शन कंसिडर करनी पड़ेगी, मतलब एक आई कैप जा रहा है तो दूसरा जे कैप जा रहा होगा। तो राइट एंगल बहुत इंपॉर्टेंट था। सो लिख लेते हैं m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी कितनी है 1 kg की 12, लेट्स से ये आई कैप में है, प्लस सेकंड कितना है 2 kg वाला विद 8, सो 2 kg विद 8, ये किस तरफ है जे कैप की तरफ है, प्लस नेक्स्ट वाले का मास हमें पता नहीं है बट वेलोसिटी हमें पता है 4। अच्छा, इफ द थर्ड फ्लाइज ऑफ विद अ वेलोसिटी ऑफ 4, ठीक है, लेकिन यार डायरेक्शन नहीं पता चली। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, हमें 4 वाले की डायरेक्शन नहीं पता है, ठीक है, बट हमें वैल्यू पता है कि इसकी जो वैल्यू इतनी है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है, हम यहाँ पे 4 नहीं लिख सकते। आपको समझ आ रहा है क्यों? क्योंकि जब मुझे पता है कि दो पार्ट इस तरफ गए हैं और इस तरफ गए हैं, तो इसका मतलब उसको बैलेंस करने के लिए, इन दोनों को बैलेंस करने के लिए थर्ड पार्ट कहाँ जाएगा, ये वाले डायरेक्शन में जाएगा। यार क्लियर है सबको? यस सर। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि ये मोमेंटम बैलेंस करने के लिए इस वाले डायरेक्शन में जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि फिर हम इस तरीके से इसको नहीं कर सकते हैं। ओके, हम ये लिख ही नहीं सकते हैं, ये गलत हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा गलत होगा, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि देयर हैज टू बी वेलोसिटी वेक्टर, ना कि उसका मैग्नीट्यूड। समझ आया? तो इस तरीके से नहीं कर सकते हैं, तो हमें कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा। तो वो जुगाड़ क्या है हमारा यार, कि हमें पता है कि इस तरफ लेट से पार्टिकल 1 का मोमेंटम है और इस तरफ पार्टिकल 2 का मोमेंटम है, इस तरफ पार्टिकल 3 का मोमेंटम है। देन मुझे पता है कि p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर प्लस p3 वेक्टर, तीनों का समेशन क्या होना चाहिए, 0। तो इससे साफ साफ पता चल रहा है कि p3 को कहाँ होना चाहिए, p3 को होना चाहिए नेगेटिव ऑफ p1 प्लस p2 पे, वेक्टर वाइज। और मुझे पता है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो इनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, बीच में से बीच 45 डिग्री पे। 45 डिग्री नहीं, 45 डिग्री नहीं बोलेंगे, वो तो इनका वैल्यू पे डिपेंड करेगा। बस ये पता है कि अगर 90 डिग्री पे है तो उनका रिजल्टेंट निकालते हैं p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर। समझ आया? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर अच्छी बात थी, काफी अच्छा पॉइंट था कि अगर हमें पता है कि वो ऐसा 90 डिग्री पे जा रहे हैं दोनों, तो यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर लिखना है। वेक्टर तो हम लिख नहीं पाएंगे क्योंकि उसने वैल्यू दे दी है, तो हम वैल्यू वाइज तीनों मोमेंटम को लिख सकते हैं कि ये सिचुएशन होगा। तो इसका मतलब p3 कितना आ जाएगा, p3 विल बी रूट ऑफ p1 कितना है 12, सो 12 का स्क्वायर प्लस p2 कितना है 8 इंटू 2 16 का स्क्वायर, और p3 कितना है m इंटू 4 इज इक्वल टू, अब ये सॉल्व कर दो यार, 12 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर कितना होगा 20। ओके 144 256, हाँ 400 मतलब 20, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20/4 मतलब 5 kg। 5 kg। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट था, अच्छे से इसको ट्रीट करना था। किसी को डाउट हो तो बता दो यार, कुछ भी अगर डाउट रहा करे, इवन आफ्टर एक्सप्लेनिंग पूछ सकते हो आप लोग। चलो 140 रीड कर लेते हैं। A ball kept at height 5 is allowed to freely fall, hits the ground, coefficient E है. What is the time interval between the first, second and rebound? Second rebound. Sorry. What is the time interval between first and second rebound? ठीक है, तो मतलब फर्स्ट और सेकंड रिबाउंड में टाइम कितना लगा हमें वो बताना है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। सिचुएशन ये है कि ये ग्राउंड है और इसको हमने 5 मीटर से ड्रॉप किया है, तो अभी ये रेस्ट पे है और 5 मीटर की हाइट पे है। ठीक, तो ये चीज मैंने बताई थी कि अगर कोई किसी हाइट से ड्रॉप हो रहा है तो जब वो हिट करने वाला होगा तब उसको कुछ वेलोसिटी मिल जाएगी v। कैसे निकाल सकते हैं, √2gh से।
इतनी स्पीड मिल जाएगी। लेकिन जब वो रिबाउंड होगा, फर्स्ट टाइम रिबाउंड होगा, तो उसको स्पीड कितनी मिल जाएगी? ई टाइम्स ऑफ वी। बताया था मैंने कि अगर किसी ऐसा सॉलिड वॉल या ग्राउंड से हिट करता है, तो अगर वो वी से हिट करेगा तो किससे जाएगा? ई टाइम्स वी से। ई टाइम्स वी से जाएगा तो अब ई मतलब छोटा वैल्यू है ना, तो इसका मतलब सेम हाइट नहीं जा पाएगा, कुछ हाइट कम पर जा पाएगा। लेकिन उसके बाद वापस जब आएगा तो फिर इसी स्पीड से हिट करेगा ना, ई यू से। तो जब दोबारा सेकेंड रिबाउंड होगा, दिस इज फर्स्ट रिबाउंड, ठीक है, फिर ये अब हिट करेगा और उसके बाद सेकेंड टाइम रिबाउंड होगा, तो एक और फिर ई का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बेसिकली सेकेंड टाइम रिबाउंड में क्या हो जाएगा? ई स्क्वायर टाइम्स ऑफ वी। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन में पूछा नहीं है, बस मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि कभी जरूरत पड़ सकती है कि फर्स्ट रिबाउंड होगा ई टाइम्स वी से, सेकेंड रिबाउंड होगा ई स्क्वायर टाइम्स वी से। ठीक, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में टाइम इंटरवल पूछ रहा है कि उसको कितना टाइम लगा। तो फर्स्ट इंटरवल से सेकेंड इंटरवल में कितना टाइम लगा? तो फर्स्ट इंटरवल से सेकेंड इंटरवल में मतलब वो इस स्पीड से गया, कितनी ऊपर गया और कितनी देर बाद नीचे आया, यही टाइम तो पूछ रहा है ना। तो बेसिकली अगर मुझे ये टाइम निकालना है तो ये टाइम तो मुझे पता है, ये टाइम क्या होता है? टी इज इक्वल टू ऊपर गया मतलब टाइम कितनी देर में नीचे आएगा? 2u बाई जी में। जी। तो हाँ, और u की वैल्यू कितनी है? e टाइम्स ऑफ v, 2 इंटू ई टाइम्स ऑफ v बाई जी, वैल्यू रख देना है बस। ठीक है, अच्छा v की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी √2gh से, यहाँ से यहाँ पर मैंने v की वैल्यू बताई कितनी हो जाती है, √2gh। क्लियर, तो ये h5 है तो यहाँ से कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड। सो ई टाइम्स यू कितना हो जाएगा? 6। सो 2 इंटू 0.6 इंटू 10 डिवाइड बाई 10, सो कितना आ जाएगा? 1.2 सेकेंड। तो क्लियर है, सबको समझ आया कि एग्जैक्टली पूछ क्या रहा था? फर्स्ट रिबाउंड से सेकंड रिबाउंड तक का टाइम पूछ रहा था। मतलब फर्स्ट टाइम जब हिट हुआ तो वो स्पीड ई टाइम्स यू से गया, और ऊपर जाके वापस जब रिबाउंड होने वाला है तब कितना टाइम लगा। तो बेसिकली इसकी जर्नी पूछ रहा है। क्लियर है यार सबको? यस सर। गुड गुड। चलो बताएं डाउट्स 141 से 45 तक में। 141, 41, एनी अदर? 141 to 145? 44, ओके 44। चले डिस्कस करते हैं 141। So there is a head-on collision between two bodies. These are moving with velocity this, and B moving with velocity this in opposite direction. After collision they stick together. What is their common velocity? तो मतलब दिख रहा है यार, ये तो क्वेश्चन दिख रहा है कि they stick with each other, मतलब ये क्या है? 0। ये याद आ रहा है ना सबको, अच्छे से लिखा है था कि इफ आफ्टर द कोलिजन दे स्टिक टू ईच अदर, मतलब दे आर मूविंग विद कॉमन वेलोसिटी, तो इसका मतलब ई क्या हो गया? 0 हो गया। अच्छा, अभी हमें क्या चाहिए? अगर ई 0 हो गया तो बस मोमेंटम कंजर्वेशन चाहिए, और कुछ है ही नहीं। सो 5 kg वाला किस तरफ जा रहा है? लेट से राइट साइड को पॉजिटिव ले रहे हैं तो 4 से जा रहा है, प्लस नेक्स्ट 4 kg वाला किससे जा रहा है? -5 से, इज इक्वल टू पूरा 5 प्लस 4 कितना? 9, किसी v स्पीड से जा रहा है, तो v की वैल्यू क्या जा रही है? 0। 0। टेंशन ही नहीं भाई, इसमें तो इतना डाउट की कोई बात ही नहीं थी। ठीक है, चले 144 देख लेते हैं। So masses these with velocity in opposite direction collide, velocities ये हो गई हैं। So what is the ratio of these? ओके, तो इसका मतलब ये है कि देखना है हमें कि दे कोलाइड इलास्टिकली,
तो इलास्टिकली कोलाइड करते हैं तो मुझे पता है कि यार ई की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, अभी ई का फॉर्मूला अगर हम देखें तो वो हो गया V2 माइनस V1 ओवर U1 माइनस U2, टू और सबकी वैल्यू रख देते हैं यार। तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1 और वैल्यू रख देते हैं। तो सिचुएशन ये है कि टू मासेस दिस मूविंग विद VA एंड VB इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन मतलब कि U2 इस तरफ आ रहा है, तो U1 है हो गया हमारा VA माइनस जो U2 है वो हमारा VB नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि इट इज लाइक कि ये इसके तरफ आ रहा है VA से और ये इस तरफ जा रहा है VB से। ओके, देखें आफ्टर द कोलिजन क्या होता है, इन अपोजिट डायरेक्शन कोलाइड इलास्टिकली आफ्टर द कोलिजन मूव विद वेलोसिटी दिस रेस्पेक्टिवली। ओके, तो ऐसा कुछ डायरेक्शन नहीं दिया है आफ्टर द कोलिजन, उनका डायरेक्शन नहीं दिया, मतलब दे आर मूविंग स्ट्रेट विद दिस वेलोसिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ, एम ए की वेलोसिटी कितनी है, वी बी हो गई है। ठीक, और हमें V2 माइनस V1 लिखना है, मतलब VA कितना है, VA है। ठीक है, और यहाँ पर V2 जो है हमारा V2 वो VA है और ये हमारा है V1। ठीक है, तो इसका मतलब हमें लिखना है VA माइनस वैल्यू कितनी है VB, सेम डायरेक्शन में। तो इसका मतलब सिचुएशन क्या हो गई, ये रेशियो क्या आ गया, VA माइनस VB अपॉन VA प्लस VB। ठीक, लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है, देन द रेशियो ऑफ VA ओवर VB, VA ओवर VB का रेशियो पूछा है। तो मुझे पता है कि इलास्टिकली है, तो मैं क्या करूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दूँ। तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा क्योंकि क्वेश्चन में हमें VA बाई VB का रेशियो पूछा है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होगा, ये VA प्लस VB इज इक्वल टू VA माइनस VB। तो अगर मैं देखूंगा यहाँ से तो VB इस तरफ आ जाएगा 2VB और VA तो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 2VB इज इक्वल टू VA माइनस VA। तो बेसिकली VA तो कैंसिल आउट हो जा रहा है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ से रेशियो देखूंगा VA ओवर VB का, तो मतलब रेशियो आएगा ही नहीं क्योंकि ये क्या हो जाने वाला है, कैंसिल आउट हो जाने वाला है। तो इसका मतलब इसमें थोड़ा सा हमें देखना है कि क्वेश्चन गड़बड़ है, ये समझ आया। यस हाँ, ये कुछ पूछा है, मतलब समझ नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली पूछ क्यों रहा है VA बाई VB। इसको ऐसा कुछ पूछना चाहिए कि रिलेटिव वेलोसिटीज का रेशियो क्या आएगा। तो अगर रिलेटिव वेलोसिटीज का रेशियो है तो देखिए ये क्या दिखेगा, ये मतलब VA माइनस VB दिखेगा और VA प्लस VB दिखेगा। तो ये क्वेश्चन इनकरेक्ट है। ठीक है, सर, इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा फिर? नहीं मतलब जब क्वेश्चन ही इनकरेक्ट है तो फिर करेक्ट आंसर वाली बात ही नहीं है। एक्चुअली मतलब VA बाई VB का रेशियो पूछ ही नहीं सकता ना, मतलब क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं। देखो क्या क्या पूछ सकता है, VA VB की जगह हमसे पूछ ले अगर कि फाइंड द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो बेसिकली वो तो 1 हो जाएगा ना क्योंकि E की वैल्यू पूछ ली है। समझ आया, तो फिर सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं थी, 1 हो जाएगा अगर E की वैल्यू पूछी थी। एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है कि मासेस का रेशियो पूछ ले। अगर मासेस का रेशियो पूछ लेगा तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ये रेशियो की जगह मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, और या फिर दिख रहा है कि VA और VB है ना, और स्पीड बाद में VB और VA हो गई है, तो दिख रहा है कि मासेस भी उनके सेम ही होंगे क्योंकि स्विच कर रहे हैं वेलोसिटी। तो बेसिकली क्वेश्चन गलत है, जब पता ही नहीं कि पूछा क्या है तो फिर पॉइंट ही नहीं है ना डिस्कस करने का, गलत ही कुछ पूछा हुआ है। ओके, अप टू 150 बताएं डाउट्स।
अच्छा चलो ये बताओ कितने लोगों ने सॉल्व किया है, प्रैक्टिस Yes, शीट sir. ओके यस सर। Yes, sir. ओके गुड ओके भार्गव ओके ठीक है ठीक है। मैं अभी आज ग्रुप पे मैसेज करता हूँ, एक 20 स्टूडेंट्स को कल बुलाता हूँ, चेक करता हूँ कि सच में सबने सॉल्व किया है या नहीं। ठीक है चलिए कोई बात नहीं, आगे कंटिन्यू करते हैं। 146 देख लेते हैं। सो बॉडी एट रेस्ट फॉल on a surface with a coefficient of restitution this from height 1 meter then body rebounds to height। तो यार देखो यार बहुत सिंपल है, मतलब इट इज लाइक एनर्जी कंजर्वेशन। कि आपको पता है कि 1 मीटर हाइट से आया, मतलब जस्ट मैं ऐसे कॉमन सेंस के लिए बता रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन। आपको पता है कि 1 मीटर हाइट से ड्रॉप होने वाला है, तो इसको कुछ स्पीड मिल जाएगी जब ये हिट करेगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि इसको स्पीड मिली कितनी, √2gh टाइप। ठीक, अब इसकी जो स्पीड है वो 0.6 टाइम्स हो जाएगी। तो पहले थी इतना, बट अभी हो जाएगी e टाइम्स ऑफ v। तो देखना है कि कितनी ऊपर तक जाएगा। ठीक, तो देखो इसमें क्या होता है कि अगर मैं बात करूं तो पोटेंशियल एनर्जी की बात है कि कितनी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गई है, उसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल एनर्जी डील करेंगे ना। तो ऐसा कुछ भी रहेगा तो हम देखते हैं क्या काइनेटिक एनर्जी लॉस, किस पूरे प्रोसेस में काइनेटिक एनर्जी कितनी लॉस हो गई। और मैंने बताया था कि अगर सिंगल ऑब्जेक्ट ऐसे कोलाइड होता है तो काइनेटिक एनर्जी लॉस कैसे निकालते हैं, हाफ mu² 1 माइनस e²। क्लियर है यार सबको, याद है ये वाला केस, बता दिया था कितना लॉस होता है 1 माइनस e² का। तो इसका मतलब ये है कि हाफ mv² को रहने दो, मेन फैक्टर कितना है 1 माइनस e² का। तो इसका मतलब ये कितना है 0.6। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये हुआ हाफ mu² 1 माइनस 0.6 का स्क्वायर। सो 0.36 आ जाएगा, रिमेनिंग कितना आ जाएगा, ओके सो 6 का स्क्वायर 0.636 आ गया ना, तो 0.64 ये आ गया क्या रिमेनिंग। तो मतलब पॉइंट ये है कि इतना लॉस हो जा रहा है काइनेटिक एनर्जी, देख रहे हैं 64% काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जा रहा है। तो इसका मतलब अगर 64% काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जा रहा है तो ये अप टू 64 हाइट तक ही पहुंच पाएगा ना। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सपोज कोई ऑब्जेक्ट एक h हाइट से आया और उसने 100% एक काइनेटिक एनर्जी गेन की, लेकिन जब वो ऊपर जाएगा तो अब उसने काइनेटिक एनर्जी 60% लॉस कर दी। तो मतलब काइनेटिक एनर्जी कितनी है अभी उसके पास 40%। तो 40% काइनेटिक एनर्जी से देखिएगा कि वो किस हाइट तक पहुंच सकता है, समझ आया। तो 40% काइनेटिक एनर्जी के साथ 40% हाइट तक पहुंच सकता है। ठीक है, तो अगर इसने 0.64 लॉस कर दी है तो रिमेन कितनी बची है, जो रिमेनिंग काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी बची होगी 0.36%। तो 0.36% अगर काइनेटिक एनर्जी बची है तो उसके अकॉर्डिंग वो उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी की हाइट तक जाएगा। तो 100% मतलब 1 मीटर, सो उसका 0.36% कितना होगा 0.36 मीटर। सो बेसिकली 1 मीटर का 0.36 हमें 36 निकालना है, सो इट विल बी 0.36 मीटर। ठीक, ये तो एक पर्सपेक्टिव था सर दूसरे मेथड से सॉल्व किया। हाँ चलेगा, काइनेटिक एनर्जी का ये एक बेसिक पर्सपेक्टिव रखा था हमने। बाकी आप सिंपल कर सकते हो, जैसे मैंने बताया था अभी कि अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया ऊपर तो हमें किस हाइट तक जाएगा ये चेक करने के लिए क्या चेक करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं ना विदाउट एनर्जी के। हम काइनेमेटिक्स का फार्मूला, काइनेमेटिक्स का फार्मूला क्या होता है, एच कैसे निकालते हैं u²/2g 2g से। तो सीधे देख लो कि u की वैल्यू कितनी है, e टाइम्स ऑफ u हो गई है ना, ²/2g। तो देखो u²/2g तो ऑलरेडी ये स्पीड है ना, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा e² टाइम्स ऑफ h इनिशियल। ठीक है,
तो आपने ये सॉल्व किया क्या? यस सर। हाँ, ठीक है। तो ऐसे भी अप्रोच कर सकते हैं, बट हाँ, ये अप्रोच बेटर है। जस्ट ये मैं आपको समझाना चाह रहा था कि काइनेटिक एनर्जी के लॉस के बारे में भी चीजें पूछ सकते हैं। बाकी इस क्वेश्चन को हम ऐसे डायरेक्ट भी अप्रोच कर सकते हैं कि हमें पता है, तो हम जो है काइनेमेटिक्स का अंडर ग्रेविटी वाला लॉजिक यूज कर सकते हैं। चल अप टू 50 बता, डाउट्स है नहीं? अप टू 50 एनी डाउट? नो सर। ओके गुड, ठीक है। आफ्टर अप टू 155? 155। एनी अदर डाउट बताएं। 152 भी कर लेते हैं। अप अप टू सर 155। 155, ओके चले। यार किसी को कुछ भी डाउट रहे तो यार पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चले 155 रीड कर लेते हैं, पहले 152 कर लेते हैं। सो 5 kg bomb explode in these three parts having same mass are in perpendicular direction with these velocities। तो मतलब क्वेश्चन मुझे दिख गया कि पहले तो रेशियो 1:1:3 में है, तो इसका मतलब अगर 5 kg है तो उसे 1:1:3 में, मतलब ये 1 और ये 3 टाइम्स। तो बिकॉज ये टोटल 5 है, इसलिए हम चूज कर सकते हैं कि 1 kg है, 1 kg है और ये 3 kg है। यहाँ पर जो स्पीड है वो 30 है, यहाँ पर जो स्पीड है वो 50 है, ठीक। तो 3 kg का क्या होगा, द वेलोसिटी ऑफ बिगर पार्ट। तो यार अगर आपको डायरेक्शन चाहिए, सोचो ये वेक्टर होता, तो अगर वेक्टर होता तो कैसे करते हैं अपन? इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल तो जीरो था और वेक्टर वाइज क्या हो जाता, m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर इज इक्वल टू m3 v3 वेक्टर। तो अगर इसे हम सॉल्व करें, m3 इंटू v3 वेक्टर हो जाता है नेगेटिव ऑफ m1 v1 वेक्टर। तो मतलब m1 कितना है, 1 इंटू 30, इट इज लाइक 30 आई कैप प्लस ये हो जाता 50 जे कैप, और m3 क्या है, 3 है, तो 3 का डिवाइड कर देते, वेलोसिटी वेक्टर फाइनली कितना आ जाता, माइनस ऑफ 10 आई कैप प्लस 50/3 जे कैप। तो ये तो एक पर्सपेक्टिव था अगर आपको वेक्टर फॉर्मेट में चाहिए, लेकिन अभी मैंने प्रीवियसली ही बताया था कि अगर हमें वेक्टर फॉर्मेट में नहीं चाहिए तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि P3 इज परपेंडिकुलर टू P1 एंड P2 का रिजल्ट, ठीक है। और P3 इज इक्वल टू P1 एंड P2 का जो रिजल्टेंट है, और P1 एंड P2 कैसे हैं, परपेंडिकुलर, तो हमें पता है कैसे लिखेंगे, दैट P3 विल बी P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर। ये जरूरत कब पड़ेगी, जब वेक्टर नहीं है, यहाँ पर आई कैप जे कैप के फॉर्मेट में पूछा ही नहीं है क्वेश्चन, सिर्फ वैल्यू पूछना चाहता है, तो हम ऐसे कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 5, सॉरी ये इसका मास 3 है, इंटू वी हमें निकालना है, इज इक्वल टू m1 v1 कितना है, 30 इंटू 1 मतलब 30 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर। बाकी सिंपल सॉल्विंग कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी। क्लियर, किसी को डाउट इसमें कुछ? तो चीजें थोड़ी ध्यान देनी है कि कब क्वेश्चन आपसे वेक्टर का पूछा हुआ है और कब आपसे डायरेक्ट पूछा हुआ है। ओके, ठीक है, ये सारे टाइप आपको एक बार करवा ही दिए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट 155 देख लेते हैं। Okay, so a neutron collides with a stationary alpha particle with velocity v. What is the magnitude of resultant velocity of the neutron? ठीक है,
तो इसका मतलब ये है कि एक न्यूट्रॉन और एक अल्फा से कोलाइड करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि न्यूट्रॉन का मास जो है वो नियरली प्रोटॉन जितना होता है। तो न्यूट्रॉन का मास अगर मैं m0 मान रहा हूँ, न्यूट्रॉन का मास नियरली प्रोटॉन जितना कंसिडर कर सकते हैं। और जो अल्फा पार्टिकल है, अल्फा, वो कैसा होता है, उसमें 2 न्यूट्रॉन होते हैं और 2 प्रोटॉन होते हैं। तो बेसिकली अगर मैं न्यूट्रॉन का मास बिल्कुल प्रोटॉन जैसा कंसिडर करूं, तो बेसिकली ये किसका फील देगा, 4 टाइम्स 4m ऑफ। now. 4 हाँ, m0. ओके। अब देख लेते हैं कि अल्फा कैसे था, रेस्ट पे था, और ये आ रहा था हमारे पास किससे, किसी v की स्पीड से आ रहा था। ठीक, तो सिचुएशन ये हुई कि अब ये कोलाइड करेंगे तो उन दोनों का स्पीड कैसा रहेगा। अच्छा, ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि टाइप नहीं दिया कोलिजन का। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन। अच्छा, कोलिजन का टाइप नहीं दिया तो फिर आप क्या कंसिडर कर लो यार, अब ऐसे कह नहीं सकते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो दो केसेस सॉल्व कर लेते हैं, e इज इक्वल टू 1 के लिए सॉल्व कर लेते हैं और e इज इक्वल टू 0 के लिए। ठीक है, चले, e इज इक्वल टू 1 के लिए सॉल्व करें, v1 कितना हो जाएगा, e इज इक्वल टू 1 m1 v1, मतलब ये हो गया m0 इंटू v, m2 v2 तो 0 हो जाएगा, प्लस e टाइम्स ऑफ e इज 1, m2 कितना है 4m0, क्लियर, इंटू v2 माइनस v1, तो मतलब क्या आएगा माइनस का v0, डिवाइड बाई कितना 5m0। तो v1 की वैल्यू कितनी आ गई देखें, सो 1 माइनस 4 मतलब माइनस 3/5 v0। समझ आया सबको। e इज इक्वल टू 0 के लिए v1 चेक कर लेते हैं, तो e इज इक्वल टू 0 के लिए ये हुआ m0 इंटू v प्लस m2 0 और e वाला टर्म भी 0, तो सीधा डिवाइड बाई कितना आएगा 5m0। तो आंसर कितना आ जाएगा e 0 के लिए v0/5। तो यार इसके दो प्रोबेबल आंसर हो सकते हैं, एक आंसर हो सकता है ये और एक आंसर हो सकता है ये। आंसर क्या दिया हुआ है शीट में, 3/5. v/5, 3/5. 3/5, ओके, 3/5 मतलब इलास्टिक लेके चल रहा है वो। ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब क्वेश्चन में दिया होना चाहिए। ओके, Yes, sir. हम्म, तो दोनों आंसर्स अवेलेबल है, तो हम कह नहीं सकते हैं कि क्या है, डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट अप टू 60 बताएं। अप टू 60 एनी डाउट। पक्का, किसी को कोई डाउट नहीं, अप No, टू sir. 60, ओके, गुड, वेरी गुड। 59 एक बार चले देख लेते हैं। 59, a particle strike a horizontal floor with angle this and rebounds with angle this. The coefficient of restitution between the particle E है, so what is the magnitude of V। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि u स्पीड से आया वो, ये क्वेश्चन क्या हो गया देख लेते हैं, और थीटा एंगल बना रहा है वर्टिकल से, देखें थीटा एंगल विद द वर्टिकल। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये स्पीड से आ रहा है u स्पीड से, और ये थीटा वर्टिकल से बना रहा है। तो अगर ये थीटा है, इसका मतलब एंगल थीटा क्या है ये, तो इसका मतलब इसका नीचे जो वर्टिकल में आ रहा है ये स्पीड हो जाएगी क्या u cos थीटा, और ये स्पीड हो जाएगी u sin थीटा। अभी क्या बताया कोलिजन में, वर्टिकल डायरेक्शन जिसमें हिट करेगा वही डायरेक्शन वाली तो चेंज होगी ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसकी वर्टिकल डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, वो हो जाएगी e टाइम्स ऑफ u cos थीटा, और कौन सी चेंज नहीं होगी, हॉरिजॉन्टल, U sin मतलब theta. u sin थीटा। ठीक, अब बोल रहा है कि इट मेक्स एन एंगल अल्फा विद द वर्टिकल, तो मतलब लेट से ये एंगल क्या है, अल्फा विद द वर्टिकल है। तो अगर ये वर्टिकल से अल्फा है, इसका मतलब यहाँ पर अल्फा क्या है, ये वैल्यू अल्फा है।
ठीक है, तो अगर ये वैल्यू अल्फा है तो इसका मतलब हमें ट्रायंगल कौन सा बनाना है, ये वाला ट्रायंगल होगा ना। सो बेसिकली ई कॉस थीटा क्या है, बेस, और यू साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर। सो बेसिकली टेन अल्फा क्या हो जाएगा, टेन अल्फा हो जाएगा वाई कंपोनेंट, इसके हिसाब से अल्फा के हिसाब से देखेंगे तो यू साइन थीटा दिखेगा डिवाइड बाई ई यू कॉस थीटा। क्लियर, तो इसका मतलब क्या दिखेगा यहाँ पर आपको, u cos थीटा ये सब कैंसिल हो जाएगा, आपको दिखेगा tan थीटा बाई e। तो ये मैंने इसलिए समझाया हुआ है क्योंकि जो मैंने नोट्स में कराया था उसमें एंगल कहाँ से था, हॉरिजॉन्टल से दिया था, इसलिए उसमें e टाइम्स tan थीटा आ रहा था, इसमें वर्टिकल से दिए तो इसलिए उसका अपॉन का रेशियो आ रहा है। ठीक, तो ये सिचुएशन था आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि tan अल्फा कैसे बदल सकता है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, रिबाउंड का v, तो मुझे पता है रिबाउंड का v क्या हो जाएगा, v हो जाएगा रूट ऑफ, ये दोनों 90 डिग्री के वेक्टर है ना, तो इनका डायरेक्ट स्क्वायर कर देंगे, मतलब u साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ई यू कॉस थीटा का स्क्वायर। इवन सॉल्व भी करेंगे तो फिर u बाहर आ जाएगा, बाकी चीजें अंदर ही रह जाएंगी, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ वाला। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि अभी हॉरिजॉन्टल से तो ये आ गया, तो ऐसे रट मत लेना कि नहीं tan अल्फा इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ tan थीटा हो जाता है, वो डिपेंड करेगा थीटा किस तरफ लिया है। ओके गुड, चले 160 भी देख लेते हैं, थोड़ा सा सॉल्विंग वाला ही है, स्ट्रेट सॉल्विंग है, करें। A ball mass 3 kg and a ball mass 4 kg moving along same straight line with the speed this and this. They approach each other and collide. What is the speed of B after the collision if E is this? ठीक, तो मतलब B की स्पीड मतलब क्या पूछा है, V2 पूछा हुआ है यार हमसे, V2 पूछा हुआ है, मतलब निकाल लेते हैं, चलें, हमसे V2 पूछा हुआ है तो हम तो सॉल्व करेंगे। M1 ये है A, स्पीड है 7, क्लियर, सो ये हो गया 3 इंटू 7 प्लस, फिर है नेक्स्ट M2 V2 मतलब 4 इंटू 5, ओके ठीक है, फिर क्या E कितना है 3/4, 3/4 E टाइम्स ऑफ, अगर हम V2 निकाल रहे हैं तो हमें M1 यूज करना पड़ेगा, ठीक है, B की अगर हम स्पीड निकाल रहे हैं तो यहाँ पर हम M1 यूज करते हैं, तो यहाँ पर आ गया 3 इंटू, अगर M1 यूज किया है तो U1 माइनस U2 ही लिखेंगे, तो यहाँ पर U1 कितना है 7 माइनस U2 कितना है 5, डिवाइड बाई टोटल मास कितना है, तो टोटल मास हमारा 3 + 4 मतलब 7। ठीक है, तो ये पार्ट है कि अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप एग्जाम में फास्ट कर सकते हैं, बस ये चीज थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। बाकी अदरवाइज हम इसे 2 स्टेप में भी कर सकते हैं, पहला मोमेंटम कंजर्वेशन करेंगे और दूसरा ई की इक्वेशन यूज करेंगे और उसको इस मोमेंटम कंजर्वेशन में यूज कर लेंगे और v1 और v2 की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। डन, ओके, चले 160 तक हो गया, अप टू 65 बताएं, अप टू 165 एनी डाउट, 165. Yes, sir. एनी अदर बिफोर दैट, 165 के पहले कुछ, ओके चले Sir, 163. 163, ओके 163 देख लेते हैं। A small metal sphere is released from height this. After striking it, it rises to this. What is the coefficient of restitution? तो अब देखो, what we must do, we must learn from the previous question, कि मैंने आपको बताया कि यार हाइट कितनी जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी कितनी गेन करेगा, ये डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी पे ही, ठीक है, तो एनर्जी वाइज आप देख सकते हो, या फिर आपको चाहिए तो H इज इक्वल टू आप सीधे लिख सकते हो u²/2g, ठीक है, तो जब वो 2 मीटर से था तो मतलब 2 मीटर के अकॉर्डिंग उसको u मिल गया होगा √2gh, ठीक, लेकिन नेक्स्ट टाइम वो इतनी ही हाइट जा रहा है तो हमें रेशियो पता चल गया ना,
कि कितना होगा। तो सपोज पहले h1 हाइट था, दैट विल बी u²/2g। रिबाउंड के बाद h2 हाइट जाएगा तो इट विल बी eu, मतलब eu²/2g। तो बेसिकली काम की बात ये है दैट h2 इज e टाइम्स ऑफ e² टाइम्स ऑफ h1। क्यों? क्योंकि ये u²/2g जो है इसी को तो हम h1 लिख सकते हैं। तो ये एक थॉट अब हमें रख लेना है कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन पे तुरंत अप्रोच कर लेंगे। तो हमें दिया हुआ है कि e² की वैल्यू क्या आ जाएगी, h2o और h1। सो h2 है 1.28, h2 है 2, सो ये आ गया 0.64। ये मतलब 0.8 स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे तो 0.8। क्लियर है यार ये 163? Yes, sir. ओके गुड। 165 पे चलते हैं। सो अ बॉल 165, okay, a ball impinges directly on a similar ball at rest. The first ball is brought to rest by impact. If half of the kinetic energy is lost by impact, then the value of coefficient of restitution. Okay, तो देखें थोड़ा सा अलग अलग सिचुएशन दिया हुआ है कि a ball impinges directly on a similar ball at rest। ठीक है, तो मतलब सिमिलर बॉल है, यहाँ पर टारगेट लिख लेंगे, सिमिलर बॉल है। तो हमें ये ध्यान देना है कि अगर इसका मास m है तो इसका मास भी m है, और ये इसे कुछ v स्पीड से हिट कर रहा है, बट इसका स्पीड u क्या है, 0 है। अच्छा, आफ्टर द कोलिजन क्या हो रहा है कि ये क्या आ जा रहा है, रेस्ट पे आ जा रहा है। इफ द फर्स्ट बॉल इज ब्रॉट टू रेस्ट बाय इम्पैक्ट, तो ये रेस्ट पे आ गया। और if half of the kinetic energy is lost by impact, then the value of coefficient of restitution। ओके, तो हमें ये पता है कि ये रेस्ट पे और हमें इसका वेलोसिटी चाहिए, हमें इसका वेलोसिटी देखना पड़ेगा। तो यार मुझे पता है कि अगर इसको लेट्स से इसकी स्पीड है कुछ u0, अगर v की वैल्यू u0 हो गई तो कौन सा कोलिजन हो गया, इसका मतलब ये अगर m की वैल्यू u0 हो गई तो कौन Elastic or elastic. इलास्टिक हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में ये कहीं नहीं रहा कि इसकी स्पीड कितनी है। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं कह रहा है कि इसकी स्पीड कितनी है, तो कौन सा कोलिजन है यहाँ पर हम देख नहीं सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि यार मोमेंटम कंजर्वेशन होना चाहिए, तो मोमेंटम कंजर्वेशन तो प्रूव कर रहा है कि इसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, u। आप समझ रहे, मोमेंटम कंजर्वेशन आप अगर यहाँ पर लगा दें, क्या m इंटू यू नॉट प्लस ये 0 इज इक्वल टू ये 0 हो गया, फिर m इंटू वी। तो यहाँ से इसका मतलब सॉल्व होके क्या आ गया, v मस्ट बी यू नॉट। क्लियर सबको? हाँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गई है हाफ काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गई है, तो फिर क्या सिचुएशन रहेगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि क्वेश्चन गड़बड़ है। आप समझ रहे हैं कि अगर ये रेस्ट पे आ गया और इसको सिमिलर स्पीड मिल जाएगी क्योंकि मोमेंटम को कंजर्व कराना है, तो इसका मतलब लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 0. 0। तो फिर ये क्वेश्चन ही नहीं बना। तो बेसिकली क्वेश्चन ही इनकरेक्ट है ये, क्योंकि अगर दूसरे को रेस्ट पे ले आया तो फिर वो पॉसिबल ही नहीं है काइनेटिक एनर्जी का लॉस। हाँ, अगर अगर क्या चेंजेस कर दें कि काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाएगी, एज्यूम कर ले कि दोनों का स्पीड कुछ है, ये 0 नहीं है। अगर ये 0 नहीं है टाइप एज्यूम कर लें तो हम कर सकते हैं कि कुछ एनर्जी का लॉस हो जाएगा।
ठीक है, थॉट समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। ओके, या फिर एक और चीज, एक और थॉट दे सकते हैं कि अगर मैंने इनका अलग अलग स्पीड एज्यूम किया, तो अलग अलग स्पीड को एज्यूम करने में लाइक इसे u1 कंसिडर किया, इसे u2 कंसिडर किया, ठीक, हमें लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हाफ बोल रहा है, हाफ द काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट बाय इम्पैक्ट, ठीक। तो अगर हमने काइनेटिक एनर्जी का लॉस सॉल्व किया तो उसमें भी u1 माइनस u2 रहता है ना ऐसे, ठीक है, तो उसमें भी हमें मतलब वैल्यू चाहिए पड़ेगी, u1 u2 की तो वैल्यू चाहिए पड़ेगी, ऐसे नहीं बनेगा। डन। तो ये क्वेश्चन ही गलत है क्योंकि ये मोमेंटम कंजर्वेशन को डिफाई कर रहा है। अच्छा, एक और चीज, लेट से अगर हम बात करें कि मोमेंटम कंजर्व नहीं है, मतलब हम कुछ ऐसा बात करें कि इफ मोमेंटम इज नॉट कंजर्व, समहाउ p इज नॉट कंजर्व, मतलब डेल्टा p इज नॉट जीरो, चेंज हो रहा है वहां पर, तो फिर हम कुछ ना कुछ तो सॉल्व कर ही सकते हैं। मतलब कैसे? हमें पता है हाफ ऑफ द काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जा रही है, क्लियर? तो इसका मतलब क्या है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी किसके पास है? सिर्फ K1 के पास, मतलब ये, सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ इंटू एम इंटू u1 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? ये रेस्ट पे आ गया और मान लेते हैं इसके पास कुछ स्पीड आ गई है डिफरेंट v2, सो माइनस हाफ m इंटू v2 का स्क्वायर, ये हो जाएगी हमारी क्या? काइनेटिक एनर्जी। इतना काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो चेंज है ये कितना है? इट इज 50% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मतलब कितनी है? हाफ m इंटू u1 स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हाफ काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गई है तो ये इनिशियल है और ये फाइनल है, तो इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि ये फाइनल वाली कितनी है? इसका 1/2 है ना। तो मैं डायरेक्टली इस तरीके से लिखूंगा कि बिकॉज 50% लॉस्ट है, अगर 50% लॉस हो जा रही है तो के फाइनल इज 1/2 ऑफ के इनिशियल। इसका मतलब यही तो हुआ ना, 50% लॉस्ट हो जा रही है, तो इसका मतलब ये रेशियो रहेगा। और फाइनल हमें पता है कितना है? m इंटू v2 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? m इंटू u1 का स्क्वायर, ठीक है। और इसका हाफ 50%, यहां से क्या पता चल जाएगा कि v2 कितना हो जाएगा? हाफ m कैंसिल आउट होगा, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? u2 और √2, क्लियर? तो अगर हमें ये कंसिडर कर लें कि क्या मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं है, लेट से मोमेंटम कंजर्व नहीं रह रहा है, तो ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि किस टाइप का कोलिजन हो रहा है, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है? ई फाइंड करना है। तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, ठीक है। तो v1 तो जीरो है, रेस्ट पे आ गया, मतलब ये क्या है? v2 है, अपॉन u1 माइनस u2 तो जीरो है, मतलब क्या आ गया? सिर्फ u1, एक्चुअली ये u1 है, तो रेशियो कितना आ जाएगा? 1/√2 आ सकता है। ई की वैल्यू 1/√2 आ सकती है अगर हम सर्टेन एजम्पशन करके करें, ठीक है। क्या एजम्पशन किया हुआ है हमने? कि मोमेंटम कंजर्वेशन यहां पर वैलिड नहीं है। क्यों? टू यूज दिस कंडीशन की हाफ ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट बाय इम्पैक्ट, क्योंकि अगर मैं ये लॉस कंसिडर नहीं करूंगा तो कोलिजन कैसा कंसिडर
होके आ जा रहा है, इलास्टिक कंसिडर होके आ जा रहा है, और मुझे पता है इलास्टिक में तो एनर्जी लॉस होती ही नहीं है। क्लियर है? तो ये काफी अलग टाइप का क्वेश्चन हम कंसिडर कर सकते हैं, थोड़ा सा डेटा कम दिए लेकिन स्टिल हम सॉल्व कर सकते हैं, मैथमेटिकली इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, कंसिडरिंग कि मोमेंटम कंजर्व नहीं कराना। चले अप टू 70 बताएं। 168. 168, ओके। 167. 167, 167, 168। चले डिस्कस करते हैं। 167 देखें, 167 तो अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है आई गेस। ओके, a shell is fired from a cannon with the velocity v at an angle, this मतलब प्रोजेक्टाइल हो गया, ठीक है। at the highest point of its path it explode in two pieces of equal mass, one piece retrace its path to the cannon, the speed of other piece क्या हो जाएगी? तो मतलब यार मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है तो मुझे पता है कि बिफोर कोलिजन ये किस स्पीड से जा रहा होगा? टॉप पॉइंट पर उसके पास कौन सी स्पीड रहती है? यू कॉस थीटा। तो यार ये एम मास था और यू कॉस थीटा से जा रहा था। अच्छा, आफ्टर द कोलिजन क्या हो रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि ये दो पार्ट्स में बट गया, कितना? m/2 और m/2। क्वेश्चन ये है कि कह रहा है कि दूसरा पार्ट वापस रिट्रेस कर रहा है अपना पाथ। क्लियर? मतलब वापस रिट्रेस कब कर पाएगा? सोचो मैं सडनली इसकी स्पीड 0 कर दूं, तो 0 कर दूंगा तो नीचे गिर जाएगा ना। कब वापस रिट्रेस कर पाएगा? जब इसकी स्पीड कितनी रहेगी? u cos थीटा ही रहेगी, तभी ये रिट्रेस कर पाएगा। तो इसका मतलब डेटा में हमें क्या दे दिया है कि ये जो इसका m/2 पार्ट है इसकी स्पीड कितनी है? u cos थीटा। क्लियर? हमें इसकी v अब फाइंड करनी है। पार्ट समझ आया सबको? क्या चीज यहाँ पे बाई लॉजिक आपको लिख के रख लेनी थी क्या? ये कि क्वेश्चन में कहा है कि इट विल रिट्रेस अ पाथ, तो इसका मतलब ये कि इसको वापस रिटर्न में u cos थीटा चाहिए तभी रिट्रेस कर पाएगा। तो बाकी अभी अपन मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देते हैं, m इंटू यू कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये नेगेटिव की तरफ है सो -m/2 यू कॉस थीटा प्लस m/2 इंटू वी। डन। तो ये इस तरफ आया, सॉल्व कर देंगे, m तो सबसे कैंसिल आउट हो गया, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो गया? 2 यू कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस यू कॉस थीटा प्लस वी। सो v इज इक्वल टू कितना आ गया? 3u cos थीटा। समझ आया सबको? Yes, sir. गुड, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन था कि रिट्रेस इट्स पाथ का मतलब इसको हमें u cos थीटा देना पड़ेगा रिटर्न में, तो पता चलेगा कि आगे वाला कितना होगा। अच्छा एक चीज और, अब ये भी पूछ सकता है कि एक कैनन फायर किया, वो टॉप पॉइंट पर आकर दो फ्रेगमेंट में ब्रेक कर गया, तो दो फ्रेगमेंट में ब्रेक करने के बाद अब ये कितनी दूर जाएगा एक फ्रेगमेंट? तो बेसिकली देख रहे हो इसके पास स्पीड कितनी आ गई है? 3 cos थीटा आ गई है, 3u cos थीटा। ठीक, तो u cos थीटा से कितनी डिस्टेंस जाने वाला था? r/2। अगर इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड 3 टाइम्स कर दी तो यहाँ और आगे स्पीड कितनी हो जाएगी? फिर ये पूरी स्पीड डिस्टेंस 3 टाइम्स r/2 हो जाएगी ना, तो मतलब Yes, sir. एक्स्ट्रा r डिस्टेंस और चला जाएगा वो। ऐसा टाइप का भी प्रोजेक्टाइल में क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि वर्टिकल में तो आने में टाइम सेम लगेगा, टाइम की कोई टेंशन नहीं, स्पीड का बस डिफरेंस है। चलो 168 देख लेते हैं। ओके, a bomb mass 4 kg at rest suddenly explode in 3 fragments, 2 fragments found with the speed v in mutually perpendicular, what is the total energy released in the explosion? तो ये तो यार बताया हुआ है ना ऐसा टाइप का क्वेश्चन, क्या ये टोटल एक बॉम्ब है 4m का और अब वो एक्सप्लोड होने वाला है, तो 2 mm के फ्रेगमेंट दो, एक इधर v स्पीड से जा रहा है और एक इधर v स्पीड से जा रहा है, तो थर्ड वाले को कहाँ जाना पड़ेगा? इधर जाना पड़ेगा 2m वाले को, ये m है, ये m है और ये इधर 2m है।
ठीक, टू बैलेंस द मोमेंटम। तो मैंने बताया ना यार कि जो P3 है, ठीक, दैट इज द रिजल्ट ऑफ P1 एंड P2, और P1 इन P2 परपेंडिकुलर है तो उनका रिजल्ट हमें निकालना आता है। तो P3 कितना हो जाएगा, 2m इंटू वी इज इक्वल टू रूट ऑफ m इंटू वी का स्क्वायर प्लस m इंटू वी का स्क्वायर, दोनों v स्पीड से जा रहे थे ना। हाँ, तो ये कितना हो गया, एम वी इंटू रूट 2। तो यहां से मतलब V3 कितना आ जाएगा, समझ आया सबको ये चीज? एम कैंसिल, रूट 2 बाई टू मतलब कितना आ गया V3, V बाई रूट 2। क्लियर, V बाई रूट 2। अब पूछा क्या, एनर्जी, टोटल एनर्जी जनरेटेड। तो मैंने बताया था ना टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, एक तो पहले हाफ एम वी स्क्वायर मिला, फिर दूसरे को भी हाफ एम वी स्क्वायर मिला, और तीसरा जो 2m था उसको कितना मिला स्पीड, V बाई रूट 2 का स्क्वायर। तो जस्ट सॉल्व कर दो कि कितनी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, समझ आया? तो ये यस सर। 1/√2 कैंसिल, 3/2 mv स्क्वायर आ जाएगा। ओके, मुझे लगता है नोट्स में मैंने लिखा दिया था ना ऐसे, टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी जनरेट होगी। हाँ सर। ओके गुड, चलो आफ्टर 70 अप टू 75 बताएं। 172. 72, ओके, व्हाट एल्स अप टू 75? ओके गुड। अभी पॉइंट क्या है, नोट्स में काफ़ी सारी चीज़ें मैंने कवर की हैं, मतलब कोलिजन में आपको तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आनी चाहिए सॉल्विंग में, अगर आप नोट्स अच्छे से रिवाइज करके कर रहे हो, नोट्स अच्छे से याद करके कर रहे हो, तो मुझे लगता है एक भी डाउट नहीं आना चाहिए, इतना अच्छे से कवर किया हुआ है सारी चीज़ें। चले देखें, a ball m moving with constant velocity strike against a wall of same mass at rest E, what will be the ratio of velocities of two balls after the collision? ठीक है, तो मतलब ये कि सेम मास का है ना, तो ये m है, ये m है, इसके पास कुछ स्पीड है, मान लेते हैं क्या कुछ v0 है, और ये u मान लेते हैं u0 है, और ये अपना रेस्ट पे है। आफ्टर द कोलिजन क्या होगा, E is the coefficient of restitution, then what will be the ratio of velocities of two balls after the collision? ओके, मतलब यार अब ये सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको दे दिया है कि ये V1 है और V2 है, और इनके रेशियो आपको निकालने हैं, तो डायरेक्ट फॉर्मूले की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब आपको प्रॉपर P इनिशियल और P फाइनल लिखना पड़ेगा। तो P इनिशियल में क्या हो जाएगा, m इंटू u0 प्लस ये तो 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा mv1 प्लस mv2। सो बेसिकली v1 प्लस v2 कितना आ गया, u0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 किसकी बनेगी, E वाली इक्वेशन। E इज इक्वल टू क्या होगा, v2 माइनस v1 ओवर u1 माइनस u2। तो u1 माइनस u2 तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। सो v2 माइनस v1 अपॉन, यहाँ पर क्या आ जाएगा, u1 को हमने u0 कंसिडर किया है, तो v2 माइनस v1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, e टाइम्स ऑफ u0। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। और मैंने इसीलिए बताया था कि फॉर्मूला याद रखना है फॉर स्ट्रेट सॉल्विंग क्वेश्चन, लेकिन अगर ऐसे बेस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछ लिया है तो आपको दोनों चीजें याद रखनी है, मोमेंटम कंजर्वेशन और ई की इक्वेशन। अब इन दोनों से आपको क्या सॉल्व करना है, v1 v2, और आप उनका रेशियो फिर निकाल दोगे। डन। तो देन हमें क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए, तो ऐड कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐड करते हैं, माइनस का v1 प्लस का v2 इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ u0 है, ये हमारी है सेकेंड इक्वेशन। ऐड कर देते हैं इसे, तो v1 कैंसिल, कितना आ जाएगा ये, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स, तो v2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 प्लस ई u0 बाई 2। ये आ गई हमारी क्या, u2 की वैल्यू। इसको रख देते हैं किस इक्वेशन में,
सो V1 की वैल्यू आ जाएगी। सो V1 इज इक्वल टू क्या है, U0 माइनस V2, ठीक है। और V2 की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। सो V2 की वैल्यू रखेंगे तो 2 माइनस 1 मतलब 1, 1 माइनस E इंटू V0 बाई 2 आ जाएगा। क्लियर। सो रेशियो में चाहिए था V1 बाई V2, निकल आया हमारा 1 माइनस E अपॉन 1 प्लस E। क्लियर, ओके। कोई डाउट किसी को, समझ आया। तो ये मतलब ऐसा क्वेश्चन इसलिए ये आपको टफ लग सकता है क्योंकि ये बेस फ्रेम पे क्वेश्चन पूछा है। बेस फ्रेम मतलब मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है और ई की इक्वेशन लगाना है और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो मैंने नोट्स में इसीलिए कराया है ना आपको, ये भी सॉल्व करके दोनों इक्वेशन सिखाया है कैसे कर सकते हैं। यस सर। गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट बताएं, अप टू 75 हो गया, अप टू 80 बताएं। अप टू 80 एनी डाउट? ओके गुड, अप टू 80 आपको कोई डाउट नहीं है। अप टू 83 बताएं, एनी डाउट? पक्का 83 तक, यहाँ तक हो गए सबको? सर 177 तक ही सॉल्व हुआ है। ओके 177 तक ही सॉल्व हुए हैं, ठीक है यार। आगे भी थोड़े बहुत ही हैं, कर लेने चाहिए। 177 तक कोई डाउट नहीं ना अभी यार? इसका नो मतलब सर। ओके गुड, काफी नो सारे सर। लोगों ने सॉल्व नहीं किया हुआ है। अभी मैं कल लिस्ट आउट करके सबको बुलाता हूँ, पहले चेक कर लेते हैं कि किसने किसने सॉल्विंग की है। चलो हम 78 से चेक कर लेते हैं। 78 से अभी आप लोग अभी सॉल्व करना शुरू कर दें। सो अ मेटल बॉल 2 kg moving with this speed head on collision with a stationary ball. After collision both balls move together. The loss of kinetic energy due to collision is, तो मुझे पता है यार कैसे निकाल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली। सो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी देखना है डेल्टा के, इट विल बी हाफ ऑफ क्या होगा, m1 m2 3 इंटू 2 6 अपॉन 5 दोनों का एडिशन इंटू u1 माइनस u2 मतलब 30। सेम क्वेश्चन था क्या? सेम क्वेश्चन अभी आई गेस आया हुआ है। 36 मतलब स्पीड कितनी है, 10, ठीक। हेड ऑन कोलिजन विद द स्टेशनरी बॉल मतलब 0, इसका स्क्वायर। और क्या है वो, कोलिजन कैसा है, दे मूव टुगेदर। टुगेदर मतलब आप समझ जाए ई की वैल्यू, सेम क्वेश्चन आया हुआ है, सेम क्वेश्चन। ई की वैल्यू क्या है, 0 है, दे मूव टुगेदर मतलब ई की वैल्यू 0 है। तो आंसर 60 आया था आई गेस। यस सर। यस सर। ओके ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 79। A block of mass this moving with speed this on a smooth surface strike another ball this moving, they move together in a single, what is the loss? Same चीज, सेम क्वेश्चन, they move together in a single body मतलब आप समझ गए कि E इज इक्वल टू कितना है, 0। 0। काइनेटिक एनर्जी निकाल दें मैक्सिमम। देखें ये two bodies mass this placed horizontally connected spring C is moving with V naught, मतलब क्वेश्चन में दिया है कि यार इसको स्पीड इनिशियली V naught दे दी है हमने, ठीक है। collides elastically with A in figure at a certain time instant t after the collision it is found that A and B have same velocity। अच्छा A and B सेम वेलोसिटी अगर नहीं भी देता तो आप समझ जाते हैं कि A और B को अगर सेम वेलोसिटी कब आएगा, जब मैक्सिमम एक्सटेंशन या फिर मैक्सिमम कंप्रेशन होगा क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन बदल के आपसे ये भी पूछ सकता है कि फाइंड द वेलोसिटी व्हेन द कंप्रेशन इज मैक्सिमम और एलोंगेशन, ठीक है। व्हाट इज द कॉमन वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी? तो ये सिचुएशन हो गया हमारे पास। 180 देखें, सॉल्व करें आप लोग। बताएं सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, सी का भी मास m है,
तो सबसे पहले मोमेंटम किसने दिया, सिस्टम को मोमेंटम किसने दिया, तो इनिशियल मोमेंटम देखेंगे और फिर फाइनल मोमेंटम देखेंगे। क्लियर? तो इनिशियल मोमेंटम सिर्फ किसके पास है, सी के पास, m/v0, बाकी दोनों के पास कैसा है, 0 है, इज इक्वल टू। अच्छा, बाद में हमें ये पता नहीं है कि सी का क्या हो रहा है, लिखा है क्या कहीं पे, मास सी लाइन ज्वाइनिंग कोलाइड्स इलास्टिकली, ठीक है, ये गिवन है कि ई की वैल्यू 1 है। तो यार सी के बारे में देखो नहीं पता कि सी की वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, वो नहीं पता, तो पहले हम उसे इज इक्वल टू 1 से हैंडल करेंगे। बट यहाँ पर हम तब तक एक इक्वेशन बना लेंगे, क्या, m इंटू, मान लेते हैं कि कुछ स्पीड सी को मिली v1, उसके बाद ये दोनों तो साथ चल रहे हैं ना सेम मोमेंटम से, सो आई कैन से कि 3m चल रहा है किससे, v2 की स्पीड से। सो बेसिकली ये जो सिंपल v लिखा हुआ है ये एक्चुअल में क्या है, हमारा v2 है। देखिए यहां तक किसी को कोई डाउट 180? अच्छा, अब E इज इक्वल टू 1 का यूज करके हम v2 माइनस v1 से कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ये कोलाइड तो किसके साथ हुआ है, m के साथ ही हुआ है ना। बेसिक फ्रेम में अगर हम बात करें तो बेसिक फ्रेम में तो ये सिर्फ कोलाइड किसके साथ हुआ है, m के साथ। तो इसका मतलब इनिशियली क्या हुआ होगा, स्विच कर लिया होगा वेलोसिटी। मतलब क्वेश्चन तो ऐसा है एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो पहले एक m है, ये m है और ये स्प्रिंग है। तो पता है इनिशियली क्या हुआ होगा, इनिशियली ये आ रहा था कुछ v0 की स्पीड से और ये था रेस्ट पे। अब क्या होगा, थोड़ी देर बाद जैसे इलास्टिक कोलाइड करेंगे ये c किस पे आ जाएगा, रेस्ट पे, और m वाले को स्पीड कितनी मिल जाएगी, v0। v0, ठीक है। तो ये हो गया कंफर्म कि m वाले को स्पीड कितनी मिल जाएगी, v0। अब इसके बाद सिचुएशन होगी कि ये कंप्रेस करेगा तो ये आगे की तरफ पुश करना स्टार्ट करेगा एंड आफ्टर सम टाइम दे बोथ विल हैव सेम स्पीड। ये स्प्रिंग का काम है इनको सेम स्पीड देना, समझ आया। तो इनडायरेक्टली तो टेंशन की बात ही नहीं है। इस सी का काम क्या था, सिर्फ इस सी का काम था कि एम को मोमेंटम दे देना, कितना, एम इंटू वी नॉट का। तो मतलब मोमेंटम कंजर्वेशन मुझे ई अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दोनों का एम सेम हो जा रहा है, मैं डायरेक्ट कर लूंगा। अगर एम सेम नहीं होता तो फिर ई की वैल्यू रख के यूज करना पड़ता। तभी कंफर्म हो गया कि ये वैल्यू तो अपन की रेस्ट पे हो गई, सो वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v0/3, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्विंग में जो हमने अभी तक सीखा है, जो याद किया है, वो सब माइंड में होना चाहिए, तब हम फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चले 181 रीड करें, सब लोग 181 रीड करें, सॉल्व करेंगे हम 181। A ball A, mass m, moving towards right with a velocity 2u, collides inelastically, मतलब E की वैल्यू कंफर्म नहीं है, with an identical ball at rest. If it is a head-on collision, then after collision क्या सिचुएशन होगी, ठीक है। मतलब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि ये भी m है बट ये किस स्पीड से जा रहा है, 2u0 से, ये रेस्ट पे है m, आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा। अच्छा, अगर E इज इक्वल टू 1 होता तो क्या होता, ये रेस्ट पे आ जाता और ये 2u से जाता, 2u0। ठीक है। अच्छा, लेकिन इलास्टिक नहीं है, क्वेश्चन में कह रहा है कि E की वैल्यू 0 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकती है। तो इसका मतलब हमें क्या करना चाहिए, फिर सॉल्व करना चाहिए v1 v2 को लेके। डन। तो E इज इक्वल टू, लेट्स से E मान लेते हैं, क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। तो u1 तो 0 है, u2 हो गया कितना, 2u0। क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि v2 माइनस v1 की वैल्यू कितनी आएगी, e टाइम्स ऑफ 2u0। ये हुआ हमारा एक क्राइटेरिया, ठीक। अच्छा, दूसरा क्राइटेरिया क्या है, दूसरी इक्वेशन कहाँ से बनाते हैं,
मोमेंटम कंजर्वेशन से। सो कितना हो जाएगा, m इंटू टू यू नॉट प्लस 0 इज इक्वल टू m इंटू वी वन प्लस m इंटू वी टू। तो यहाँ से क्या आएगा कि v1 प्लस v2 कितना है, 2 यू नॉट। ठीक है। अच्छा, हमें क्या बताना है, देन आफ्टर द कोलिजन A मूव्स बैकवर्ड एंड B मूव्स फॉरवर्ड। ठीक है, मतलब हमें इंटरप्रेट करना पड़ेगा किसकी, v1 v2 की डायरेक्शंस के बारे में। ओके। अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन में याद है एक में ऐसा कुछ u आ रहा था और एक में e टाइम्स u आ रहा था, तो v1 v2 की वैल्यूज क्या आ जाती हैं, याद है अभी कहीं पे ही किया था, आई गेस v1 1 प्लस e आता है और v2 1 माइनस e। 1 माइनस ई। ठीक है, टाइम्स u, तो u तो यहाँ पर 2 यू नॉट है, अपॉन 2 रहता है तो 2 कट हो जाएगा, तो बेसिकली e बताएगा कि किस तरफ जाएंगे। हमें पता है कि e इज लेस देन 1। क्लियर, तो इसका मतलब ये तो पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव ही आने वाला है, तो बेसिकली दोनों पॉजिटिव आने वाले हैं, मतलब दोनों किस तरफ जाएंगे, आगे की तरफ। ठीक है, ओके। बोथ v1 एंड v2 पॉजिटिव है, तो इसलिए दोनों आगे की तरफ जाएंगे। चले 82 रीड करें सब लोग। A frictionless surface block M moving with V collides elastically with another block at rest. After collision, first move at an angle theta to its initial direction and has a speed v by 3. देखें ये क्वेश्चन करें यार, ये अच्छा क्वेश्चन हो गया। एक m मास है, वो एक दूसरे m मास से कोलाइड करेगा, लेकिन आफ्टर दैट क्या सिचुएशन हो जा रही है, ये जो है ये ब्लॉक कहाँ जा रहा है, थीटा एंगल पर जा रहा है विद अ स्पीड, पहले आ रहा था किससे, v से या u से, v दिया है क्वेश्चन में, v से, अभी इसकी स्पीड कितनी हो गई है, v by 3। क्लियर, तो स्पीड ऑफ सेकेंड ब्लॉक कितनी हो गई, इस m की कितनी होगी स्पीड, समझ आया सबको। चले सॉल्व करें। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें किस डायरेक्शन में हमें करना चाहिए कोलिजन, हॉरिजॉन्टल में। हॉरिजॉन्टल में मोमेंटम कंजर्वेशन, और एक चीज क्या यूज करेंगे, वर्टिकल में भी मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, तो वर्टिकल में अगर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएं तो वहां से पता चलेगा कि थीटा कितना होना चाहिए। अब समझ में आ रहा है, क्योंकि दोनों का m सेम है, तो दोनों का v के अकॉर्डिंग हमें थीटा चूज करना पड़ेगा ना, कि ये थीटा क्या होगा। तो मान लेते हैं कि ये एंगल क्या है, अल्फा, तो क्या हो जाएगा, m इंटू वी बाई 3 साइन थीटा, ये किसे बैलेंस करेगा, m इंटू वी डैश, हमें v डैश फाइंड करना है, इंटू साइन अल्फा। तो इसलिए मैं बताना चाह रहा हूं कि साइन थीटा और साइन अल्फा सेम चीज नहीं होंगे। पॉइंट समझ में आया सबको, कि जब तक हमें वी डैश के बारे में नहीं पता, हम अल्फा के बारे में नहीं बता सकते, नहीं कमेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये आ जाएगा वी डैश विल बी, हाँ मतलब ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिख सकते हैं v बाई 3 साइन थीटा इज v डैश साइन अल्फा। तो ये तो एक पर्सपेक्टिव हुआ, क्या y डायरेक्शन का। x डायरेक्शन का करेंगे, तो x डायरेक्शन का इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। x डायरेक्शन में देखें इनिशियल मोमेंटम कितना था, m इंटू वी का, ठीक है। अच्छा, बाद में क्या हुआ है, बाद में ये हुआ है m इंटू वी बाई 3 आ गया है कॉस थीटा के साथ, प्लस m इंटू वी डैश आ गया है किसके साथ,
कॉस अल्फा के साथ। ठीक है, तो यहाँ से एम वी ये सब कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे देखें तो वी डैश कॉस अल्फा, वी डैश कॉस अल्फा कितना आ जाएगा यहाँ पर, थीटा को उस तरफ लेके जा रहा है, अपोजिट में लेके जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, वी कॉमन ले लिया मैंने, तो 1 माइनस 1/3 कॉस थीटा, ये आ रहा है हमारा क्या, वी डैश कॉस अल्फा। तो ये था हमारा दोनों मोमेंटम कंजर्वेशन के बारे में। और एक चीज क्या यूज कर सकते हैं, ई की वैल्यू भी हमें यूज करनी पड़ेगी ना। ई की वैल्यू कितनी है, कोलाइड्स इलास्टिकली 1। हाँ, तो मतलब हमें E इज इक्वल टू 1 भी यूज करना पड़ेगा। ठीक, तो E इज इक्वल टू 1 यूज करें। चले, तो ये तीन इक्वेशंस हमने बना ली हैं। E इज इक्वल टू 1 में बताएं क्या लिखेंगे, E की वैल्यू क्या लिखेंगे, V2 माइनस V1। अच्छा, किस डायरेक्शन का लेंगे V2 माइनस V1, डायरेक्टली ये V लेंगे या फिर साइन थीटा वाला लेंगे, E किस डायरेक्शन में होता है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। लाइन ऑफ इम्पैक्ट में रहेगा ना, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का लिखना है बेसिकली आपको। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, E की वैल्यू हो गई 1, डन। तो E की वैल्यू हो गई 1, V2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, अच्छा ये फर्स्ट बॉल है या सेकंड बॉल है, ये फर्स्ट बॉल है, V/3 थीटा पर जा रहा है। ठीक, तो सेकंड बॉल है V डैश कॉस अल्फा, ये हमें नहीं पता, माइनस ये कितना है V/3 साइन थीटा, ओके, अपॉन सिंपल V, डन। तो ये V को क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर से सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा V डैश कॉस अल्फा इज इक्वल टू, ये आ जाएगा V और प्लस V/3 साइन अल्फा साइन थीटा। चलो देखो यहाँ से काम बन गया, दिख रहा है यहाँ से काम बन गया क्या, कि V कॉस अल्फा 2 बार आ गया, दिख रहा है, एक V कॉस अल्फा मोमेंटम कंजर्वेशन से आ गया और एक V कॉस अल्फा इससे आ गया E की वैल्यू से। तो बेसिकली वाई डायरेक्शन का हमें ज्यादा यूज पड़ा नहीं, हमें इन दोनों को इक्वेट करके काम कर लेंगे। तो V 1 माइनस 1/3 कॉस थीटा इज इक्वल टू है V 1 प्लस 1/3 साइन थीटा, क्लियर। तो V यहां से कैंसिल आउट हो गया, थीटा की वैल्यू देख लेंगे, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर, V कैंसिल आउट हुआ, 1 कैंसिल आउट हो गया, माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, साइन थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं डिवाइड करूं इसे, तो ये क्या आ जाएगा, -1 इज इक्वल टू टेन थीटा। तो टेन थीटा में 1 हमें पता है किसकी वैल्यू होगी, 45 डिग्री की। ठीक है, तो 45 डिग्री के अकॉर्डिंग किसी पर वैल्यू रख दो, तो वहां से हमें किसकी वैल्यू आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे अल्फा है। ठीक है, किसकी वैल्यू आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू आ गई तो वी डैश की वैल्यू भी आ जाएगी। समझ आया, यस सर। तो बेसिकली हमें दोनों की जरूरत पड़ेगी, वाई डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी। क्यों, क्योंकि यहां से हमें क्या आया, कॉस अल्फा का फंक्शन आएगा और यहां पर हमें साइन अल्फा का आएगा, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, हमारी टोटल वैल्यू आ जाएगी। समझ आया सबको, यहां से हमारा ये वी डैश कॉस अल्फा आ जाएगा, यहाँ से वी डैश साइन अल्फा आ जाएगा, मैं दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो वी डैश का स्क्वायर क्या आ जाएगा, वी डैश का स्क्वायर आ जाएगा ये v बाई साइन थीटा, बिकॉज ये v डैश साइन अल्फा का फंक्शन है, तो ये हो गया v/3 साइन थीटा का स्क्वायर प्लस किसी एक को पिक कर ले, चाहे साइन थीटा को पिक कर लो या फिर कॉस थीटा को पिक कर लो, दोनों से ही काम बन जाएगा। ओके,
साइन थीटा की वैल्यू रख के सॉल्व कर देना है, काम बन जाएगा। तो ये तो काफी लेंदी हो गया यार, ये क्वेश्चन काफी लेंदी हो गया। कुछ और देखें, कुछ और कर सकते हैं क्या इसमें? ये तो देखो करना पड़ेगा, मोमेंटम कंजर्वेशन तो करना ही पड़ेगा, ई भी करना ही पड़ेगा। कुछ और क्या कर सकते हैं? हमें क्या गिवन है? इलास्टिक गिवन है। तो बताओ इलास्टिक के केस में और क्या यूज कर सकते हैं हम? जैसे इन इलास्टिक में हम बोल सकते हैं कि दोनों साथ में मूव करेंगे। इलास्टिक में कुछ यूज कर सकते हैं क्या? ओके, इलास्टिक में हम काइनेटिक एनर्जी इक्वेट कर सकते हैं, याद है? फॉर इलास्टिक कोलिजन क्या सिचुएशन होती है? काइनेटिक एनर्जी चेंज 0। जीरो। तो हम काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व करा सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी की खास बात क्या है कि उसे फर्क पड़ता है क्या कि किस एंगल पे जा रहे हो? काइनेटिक एनर्जी को फर्क पड़ता है क्या? नहीं। तो ये एक और क्वेश्चन, एक और अच्छा तरीका हो सकता है इसको कि एनर्जी के टर्म्स में सॉल्व करें। वर्क एनर्जी पावर है क्वेश्चन, तो एनर्जी के टर्म्स में, मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। चले सॉल्व करें। इनिशियली सिर्फ किसके पास है? एम के पास है। वी स्क्वायर इज इक्वल टू, बाद में एम के पास कितनी स्पीड आ गई? v/3 प्लस हाफ इंटू एम इंटू इसका v डैश हमें निकालना है। तो कितना आ गया यार? हाफ एम तो कैंसिल आउट हो गया सबसे। वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? v²/9 प्लस v डैश का स्क्वायर। तो v डैश का स्क्वायर कितना बचेगा? 1, ये v² माइनस v²/9 मतलब 8/9 v²। सो स्क्वायर रूट ले लेंगे, v डैश कितना आ जाएगा? 2√2/3v। देख रहे हैं, अगर आपने सही तरीके से सही टाइम पे अप्रोच नहीं किया तो फिर आपको समय लग जाएगा, टाइम लग जाएगा। तो इसलिए मैं हमेशा जब भी क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ तो सारे एस्पेक्ट बताता हूँ कि यार इस क्वेश्चन को कैसे कैसे किस तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं। तो बिकॉज ई की वैल्यू 1 है तो हम काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करा सकते हैं, और बिकॉज हम यहाँ पर थीटा और अल्फा में बहुत परेशान हो गए सॉल्व करने में, बट मुझे पता है कि काइनेटिक एनर्जी को फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। ठीक है, थीटा से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो जस्ट एनर्जी पॉइंट हम लिखेंगे कि कितना रहेगा। कोई डाउट किसी को इसमें? ओके गुड। नेक्स्ट 83 देख लेते हैं। एन एक्सप्लोजन ब्रेक्स अ रॉक इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, 2 ऑफ देम आर एट राइट एंगल। देखो यार काफी बार ये डिस्कस कर चुके हैं। विद स्पीड 5 एंड 8, और थर्ड पार्ट की स्पीड कितनी है? 4। तो फिर क्या रहेगा? तो हमने बताया यार क्या रहेगा, ये दो 90 डिग्री पे, थर्ड वाला स्ट्रेट रहेगा। सो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि ये एक 1 kg है, नेक्स्ट 2 kg, और थर्ड का मास बताना है। तो m इंटू 4, स्पीड कितनी है? 4 इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 kg का 12 के साथ मतलब 12 स्क्वायर प्लस 2 kg का 8 के साथ, 8 इंटू 2 16 स्क्वायर। तो ये क्या आता है? 20। सो मतलब आंसर क्या आ गया? 5। चलो रिपीट हुआ है क्वेश्चन। रिपीट हुआ है, हाँ, सिमिलर क्वेश्चन आया था अभी। तो यार क्लियर है यार, यहाँ तक आइडिया एक्सप्लोजन वगैरह ये सब। इसके बाद क्या है, ये मिक्स क्वेश्चंस हैं फ्रॉम 184 टू नेक्स्ट। कैसे क्वेश्चंस है? मिक्स है, मतलब पूरा वर्क एनर्जी है इसमें, वर्क एनर्जी पावर पूरा कंप्लीट है। तो यार ये वाला भी आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लेंगे। इसके लिए 184 ऑनवर्ड्स के लिए आपको टाइम देता हूँ मैं 2 डेज का। 180 से अप टू कितने क्वेश्चन है? 130। हाँ, 184 से जो नेक्स्ट डिस्कशन है अप टू 234, ये क्वेश्चंस हम एक 2 डेज के बाद डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लें। मिक्स क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चंस हैं, इन सबको हम सॉल्व कर लेंगे और डिस्कशन कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक विल बी सेंटर ऑफ मास। ओके, चलिए यार फिर आज के लिए काफी है। ओके।
Bye bye everyone then. Bye, sir. बाय Yeah. सर। Bye bye. Bye, sir. Bye bye. सर सर वो हाँ। आपने पिछले MCQ डिस्कशन का क्या वो ओके लेक्चर ठीक है, पोस्ट मैं नहीं किया? वो पोस्ट करता हूँ आज इवनिंग में पोस्ट करता हूँ उसको, ठीक है? हाँ सर। ओके, या बाय बाय एवरीवन। बाय सर। Bye, sir.